नमस्कार। ये हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ये। तो प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काफी हद तक 34 से चालू किया था और आज ये 44वां है तो 10 इस पे लेक्चर जो है बन चुके हैं। तो अब जो है आज जो हमारा जो है अब ये कल हमारा सब पूरा हो गया था। आज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे कि चार्जशीट क्या होती है। सेक्शन 193 में चार्जशीट डिफाइन की गई है। चार्जशीट 193 में डिफाइन की गई है और नए जो भारतीय नागरिक संहिता आई है उसके अंदर किसी भी पुलिस ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद में 90 दिन के अंदर और सॉरी 2 दिन के अंदर, खास करके बलात्कार के वगैरह के केस में और गैंगरेप वगैरह केस में 60 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना अनिवार्य है। और बाकी केसेस में चार्जशीट के अंदर पूरे पर्टिकुलर्स लिखकर सारा नाम, मुलजिम का नाम, थाना, कौन सा रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, एक उसका एक परफॉर्मा होता, उन सब परफॉर्मे को लिखने के बाद में और जितने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए हैं, गवाहों के जो बयान लिए गए हैं, जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, इन सब की का एक पूरा का पूरा बंच बना के उसकी कम से कम जितने मुलजिम हैं उतने सेट बना के, एक सरकारी वकील का सेट बना के और एक मूल प्रति बना के कोर्ट में जमा कराई जाती है। मूल प्रति बना के कोर्ट में जमा कराई जाती है और इसको जो है ये आरोप पत्र अगर इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट नहीं होता या कंप्लीट हो जाता तो कंप्लेनेंट को बताना होता है 90 दिन के अंदर कि भाई देखिए आपके केस में जो है हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है और इसका ये रिजल्ट है, तो 90 दिन में उसे सूचित करना होता है। फिर उसके बाद में ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाती है। इस चार्जशीट के कोर्ट में दाखिल होने के बाद में बाद में सर ये चार्जशीट जो कॉपी के साथ लगा के दाखिल करनी चाहिए, कॉपी ऑफिस में लगानी चाहिए और ताकि वो मुलजिम को कॉपी दी जा सके। और यहाँ ये चार्जशीट का टॉपिक जो है हमारा चार्जशीट वाला यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी बात, पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से पहले एक बात याद नहीं रखनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की देखिए इन्होंने लिमिट बता दी कि बलात्कार के केस में 60 दिन में और वैसे नॉर्मल केसेस में 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए और सारी की सारी बातें कंप्लेनेंट को बतानी चाहिए कि फिर 90 दिन में क्यों इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। तो रेप एटसेट्रा लेडीज से संबंधित केसेस में 60 दिन लिमिटेशन कर दी गई है। इसमें सेक्शन लिखे गए हैं, सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के अंदर जो है चार्जशीट जो है 60 दिन में आ जानी चाहिए और बाकी केसेस में 90 दिन के अंदर कोशिश करनी चाहिए पूरी कर लें इन्वेस्टिगेशन। नहीं तो जो कंप्लेनेंट है उसे बताया जाए कि क्या पोजीशन है। इसकी कॉपी बना के चार्जशीट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कलेक्ट किए गए हैं वो सारे लगा के और उनकी सार की कॉपी करा के जितने मुलजिम है उनका एक सेट करा के न्यायालय में जमा कर दिया जाएगा। तो ये था इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप एक बात ध्यान रखें, हर पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य है और पुलिस ऑफिसर का तो है ही है, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का भी कर्तव्य है कि ये ध्यान रखें कि पुलिस न्यायालय में चार्जशीट को विद इन टाइम जमा कर रही है या नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसीलिए होते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार पुलिस ऑफिसर्स जानबूझकर चार्जशीटें कोर्ट में दाखिल नहीं करते, जिसकी वजह से सरकार को मुंह की खानी पड़ती है और सरकार का मुकदमा फेल हो जाता है। तो यहाँ पर चार्जशीट का 193 सेक्शन हमने बताया। अब हम बताते हैं कि पुलिस को कम से कम कितने पीरियड में इन्वेस्टिगेशन 100% कंप्लीट करना ही चाहिए। देखिए लेजिस्लेटिव अब तो 193 में तो 90 दिन का टाइम कर दिया है कि 90 दिन में करो जो कुछ करना है, लेकिन साथ साथ लेजिस्लेशन में एक सेक्शन 514 दिया है, मैं निकालता हूं उसको। 514
514 का मतलब क्या है? 514 क्या था? बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड लिमिटेशन। 514 देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन का एक नियम है, ये नहीं है कि किसी आईओ, देखिए, दो प्रकार के आईओ होते हैं। तो अच्छे आईओ जो निष्पक्ष जांच करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं लीगल लप्टी वाले आईओ। ये ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की कवायद है ये वाला सेक्शन, और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, आप समझ लें सस्पेंड भी हो सकते हैं। सेक्शन वो है, अगर कोई आईओ इस सेक्शंस का ध्यान नहीं रखेगा और जानबूझकर देरी करेगा, तो वो सस्पेंड और टर्मिनेट भी हो सकता है। क्योंकि ये सेक्शन कहता क्या है? इतने पीरियड के अंदर एक आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो जाना चाहिए। अगर वो दाखिल नहीं होता है तो मुलजिम को के खिलाफ कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कोर्ट उसके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लेगी, अर्थात मुकदमा मुलजिम अपने को बरी भी मत समझो, क्या दोषी नहीं, वो बरी समझो उस मुलजिम को, वो बरी हो गया उस केस में। ये सेक्शन क्या कहता है? ये लिमिटेशन बताता है। बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस, देखिए, किसी भी अपराध का कोर्ट के अंदर जब विचारण स्टार्ट होता है, ट्रायल, देखिए अभी तक मैं इन्वेस्टिगेशन पे चल रहा हूं, जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो कोर्ट उस मुकदमे को संज्ञान में लेती है, अर्थात कॉग्निजेंस लेती है, अर्थात ये देखती है कि मामला बनता है या नहीं बनता। उस कॉग्निजेंस की स्टेज पर यह कहा जाता है कि किस में कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और किस में कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब यहां क्या है? ये कहती है 514 सेक्शन है, 514 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Except as otherwise provided in this संहिता, no court shall take cognizance of an offence of category specified in section 2 after the expiry of period of limitation। अर्थात इतने दिन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया गया है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, तब तो कोर्ट मुकदमा चलाने की अनुमति देगी या मुकदमा चलाने की परमिशन करेगी या उस मामले में लुक इनटू करेगी। अगर देर से चार्जशीट आएगी तो वो जो है चार्जशीट को फेंक देगी और कह देगी कि मुलजिम बरी है, मुलजिम को समन ही नहीं करेगी। तो ये कॉग्निजेंस के लिए क्या था? इसमें आप जरा सा इसको समझ ले, क्या है ये, हिंदी में बताता हूं आपको, जरा आसानी से समझ में आएगा। जिस केस में 6 महीने की सजा है, उसके अंदर चार्जशीट न्यायालय के समक्ष, सॉरी, जिस केस में केवल जुर्माने की सजा है, जैसे मान लो आपका ट्रैफिक का चालान हो गया, तो ये ट्रैफिक का चालान जो है जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 6 महीने के अंदर पुलिस को भेज देना चाहिए। जिस केस में केवल जुर्माने की सजा है, वो आरोप पत्र या वो चालान कोर्ट के अंदर 6 महीने के अंदर चला जाना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन है इसकी है। यदि 1 वर्ष तक की सजा का केस है तो 1 वर्ष के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जानी चाहिए। अगर 1 वर्ष तक की सजा का केस है तो 1 वर्ष में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें 1 साल की सजा है, लेकिन उसमें चार्जशीट अगर देर में नहीं आ गई तो मामला गड़बड़ हो गया। जिसके अंदर 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक की सजा, तो उसमें 3 वर्ष तक के केस में चार्जशीट आ जानी चाहिए। अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जितने भी केस होते हैं, अधिकतर में 3 साल की सजा है, 3 साल से कम की सजा है। अब जो 3 साल से कम की सजा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में आपने 4 साल रख लिया कोर्ट में अपने पास में, तो ये माना जाएगा कि आईओ जो है दूसरी पार्टी से मिल गया और उसे बचाने की वजह से उनने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और फाइलों को खत्ते खाते में डाल दिया, कोड़े खाते में। तो ऐसे आईओ सस्पेंड भी हो सकता और डिसमिस भी हो सकता, यदि उसकी गलती ये लग जाए कि इसकी आदत बन गई है
मुलजिमों को फायदा पहुंचाने की, तो वो डिसमिस भी हो सकता है। तो प्रत्येक पुलिस ऑफिशियल जो अंडर ट्रेनिंग है उसे ध्यान रखना चाहिए कि ये लिमिटेशंस का पीरियड जो है इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। ठीक है। इसके अलावा मान लो कपोज करो आपके पास इसमें ये गलती से किसी केस में 3 साल की सजा है और 3 साल तुम इसे रखे रहे या बिखर के भूल गए आप, तो इसके साथ एक एप्लीकेशन लगाओ इसके साथ में एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन की, वो 515 में जाती है। ये क्या जाती है? नहीं 515 में नहीं, 519 सेक्शन में जाती है, 519 में। 519 सेक्शंस में यू शुड मूव एन एप्लीकेशन बिफोर लैंडेड मजिस्ट्रेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यदि किसी केस में 3 साल तक की सजा है लेकिन आपने चार्जशीट 3 साल में नहीं करी, आप भूल गए हैं, बीमार हो गए थे या किसी वजह से, और 3.5 साल में जब आप पहुंचते हैं या 3 साल के बाद एक दिन भी ऊपर होता है, तो आपको एक एप्लीकेशन डिले कंडोनेशन अर्थात सेक्शन 519 की डालनी चाहिए, 519 की एक्सटेंशन फॉर लिमिटेशन। क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस foregoing provision of this chapter, any court may take cognizance of an offense after the expiry of the period of limitation if it is satisfied on the fact that in the circumstances of this case that the delay has been properly explained or it is necessarily to do so in the interest of justice. The court can extend this period. ये कोर्ट की पावर दी है कि कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कहती हैं कि इस तरीके का डिले कंडोन करने के लिए जो आईओ करा रहा है उसको एक एक दिन एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिले। एक एक दिन का बताना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं है बल्कि ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है। ये क्या है? मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है। यहां देखिए जो वर्ड है 514 में वर्ड है except as otherwise provided in this Sanhita, no court shall, the word is used shall means a mandatory direction is issued by the court or the legislature. So this is provision is not a formal provision, it is a mandatory provision. The police official are bound to obey this. If they will not obey this, their superior officers can take action or judicial officer can take action or can write for taking action against the police officials for departmental inquiry. तो ये पुलिस ऑफिशियल जितने भी हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए और मुलजिम को फायदा ना पहुंचाने के लिए समय पे इन्वेस्टिगेशन पूरा करें और चार्जशीट समय पे दाखिल करें, बेटर होगा। देखिए अब यहां पर ये चैप्टर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड खत्म होता है। यहां ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चैप्टर आपका खत्म होता है। यहां मैंने इन्वेस्टिगेशन आपको बताने की, समझाने की बहुत कोशिश की है। अब मैं आपको ये बताऊंगा लास्ट में आके कि मैंने इसमें आपको कम से कम 35 से 40 चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो जरूरी होती है वो बताई। मैंने इस पूरी सीआरपीसी को 2 भागों में बांटा है। एक तो पोर्शन इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा ट्रायल है और तीसरा अपील है। केस इससे ज्यादा नहीं होता ना। इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड अपील, फाइनल डिसीजन। अब इसको मैंने इन्वेस्टिगेशन के पोर्शन को बताया। अब ये इन्वेस्टिगेशन जो मैंने बताया
वो सीआरपीसी के किस-किस क्वेश्चंस, किस-किस सेक्शंस को कवर करता है, ये मैं सेक्शन की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसमें मैंने इतने सारे सेक्शंस जो आपको इसमें दिख रहे हैं, ये सारे सेक्शंस मैंने इसके अंदर कवर किए। मैंने इसके अंदर ये सारे सेक्शंस इन 10 लेक्चर्स में कवर किए हैं, जो सीआरपीसी के सेक्शंस हैं। सेक्शन रिपीट करता हूँ, सेक्शन 35, 38, 70, 72, 84, 85, 87, 88, 94, 102, 103, 187, 173, 174, 175, 180, 183, 93, 193, 229, 483, 480, 482, 497, 514, 515, 519। इसको इन्वेस्टिगेशन इन सारे के सारे पैराग्राफों में आता है। इन सेक्शंस को आप पढ़ें, खुद देखें एक बार, और इसे समझने के लिए ये 14 के 14 जो मेरे 10 लेक्चर्स हैं 34 से 44 तक, इन्हें आप सुने तो आपको ये जो मैंने जो सीरीज बनाई थी, जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, वो किस लेवल से किया था, वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। हाँ, एक बात और है, मैंने ये वादा किया था कि मैं आपको एक किताब देखनी सिखाऊंगा जरा सा। मैंने आपको अभी तक इन 10 लेक्चर्स के अंदर एफआईआर बताई, डेली डायरी क्या होती है बताई, 112 नंबर या जिसे पहले 100 नंबर कहते थे, इसका फॉर्म क्या होता है, केस डायरी क्या होती है, साइट प्लान क्या होता है, स्केल्ड साइट प्लान क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सीजर मीमो क्या होती है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होती है, एमएलसी क्या होती है, एफएसएल क्या रिपोर्ट क्या होती है, बेलेक्स की एक्सपर्ट रिपोर्ट क्या होती है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट क्या होता है, राइटिंग एक्सपर्ट क्या होता है, क्राइम टीम क्या होती है, रजिस्टर नंबर 19, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाह और उनके बयान की रिकॉर्डिंग, डॉकिट, मालखाना क्या होता है, मालखाना मुहर्रिर क्या होता है, टीआईबी क्या होती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे किया जाए प्रोसिक्यूट्रिक्स का, वीडियोग्राफी क्या चीज है, राइटिंग एक्सपर्ट, चार्जशीट क्या होती है, स्केच ऑफ वेपन कैसे बनाया जाता है, हैंडिंग ओवर मीमो ऑफ सील क्या होती है, एग्जिबिट्स क्या होते हैं, डिस्क्लोज स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज क्या होता है, एक्यूज और तलाशी सर्च क्या होती है, रिकवरी मीमो, सीजर मीमो, कैंसिलेशन ऑफ बेल, बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल, प्रोसिक्यूटर्स का बयान, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट, रिलीजिंग ऑफ केस प्रॉपर्टी, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सनल बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड, अरेस्ट, नोटिस अंडर सेक्शन 35(3), पुलिस कस्टडी रिमांड, चार्जशीट, लिमिटेशन। अगर आपने इतना समझ लिया तो ये समझो आधे से ज्यादा सीआरपीसी आपके, प्रैक्टिकल सीआरपीसी आपकी समझ में आ गई। सीआरपीसी मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको आधी समझ में आ गई अगर आपने 10 लेक्चर सुन लिए। ये तो इसमें बिखरे पड़े हैं सेक्शंस, मैंने इन्हें चूज किया, इनको एक क्रम दिया और उससे मैंने आपको पढ़ाना चालू किया। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आप इन्हें सेक्शनों को देखो, एक बार आप मेरी वीडियो सुनो। मैंने कुछ वादा किया था आपसे कि मैं आपको इस किताब को देखना सिखाऊंगा। फॉर्म क्या होते हैं, देखिए आप कचहरी में जाते हैं, अब दोस्त यदि आपके फादर हैं कचहरी के अंदर, तो आपको कोई काम सिखाएगा।
वरना हर आदमी ये सोचता है कि यार पढ़ा रहे। हाँ, या कोई अच्छा गुरु हो, जो सोचता है कि बाँटने से ज्ञान बढ़ता है, तो वो आपको सिखाएगा। अब मुझे ही लो, मुझे कोई फ़ायदा थोड़ी ना इन वीडियोज़ बनाने से। मैं बना रहा हूँ, ये है कि चलो कुछ ज्ञान है तो बाँटो, किसी को मिल जाए, जिसे लेना है ले लेगा, जिसे नहीं लेना मत लो भाई, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना। उन लोगों की तरह मत बनो, जो अपना ज्ञान को छुपा के मर गए। और जिन्होंने इसे किताब में लिखा वो भी तो कुछ होगा, उन्होंने भी तो लिखा है। तो इसलिए अगर जो आता है उसे बाँटो। तो मैंने ये वादा किया था कि मैं आपको कुछ बताऊँगा। देखिए, क्रिमिनल लॉ में ये 3 किताबें, वैसे तो बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन कुछ एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको चलो यहीं बताता हूँ। एक तो भारतीय नागरिक संहिता, एक भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले कहते थे इंडियन पीनल कोड, अब कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। एक तो आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए, इसके सेक्शन कम से कम 200 सेक्शन, 150 सेक्शन आपको रटने चाहिए, इसके टिप्स पर होने चाहिए आप। भारतीय न्याय संहिता नंबर 1। दूसरे सीआरपीसी, क्योंकि ये प्रोसीजर बताती है। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। सीआरपीसी मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी बोलते हैं हम इसे, लेकिन आप यही याद रखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक ये और एक इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 एक्ट तो आपको आने चाहिए। ये 2 जो एक्ट हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस, ये तो प्रोसीजर बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रोसीजरल लॉ बताते हैं। और जो मूलभूत लॉ है, मौलिक लॉ जो है, वो बताती है भारतीय दंड संहिता। लॉ के 2 प्रकार हैं, एक तो मूल मूल कानून और एक है प्रक्रियात्मक कानून, जिसको एडजेक्टिव लॉ बोलते हैं और प्रोसीजरल लॉ भी बोलते हैं। ये एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। तो ये सीआरपीसी, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये प्रोसीजरल लॉ है। और इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रोसीजरल लॉ है। और ये जो आईपीसी है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। ये लॉ की उसको बताती है कि ये अपराध क्या होंगे, आदमी के क्या ड्यूटीज होंगी, क्या दायित्व होंगे और क्या कर्तव्य होंगे, और कौन सी बातें अपराध में शामिल होंगी, वो इसको बताती है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, आपकी बुद्धि में आनी चाहिए बात। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई नहीं जाते लेकिन लॉ में, लेकिन आप वकालत करेंगे तो वो आपको पढ़ाए जाएंगे। वकालत में बड़े काम के एक्ट है। वो क्या है भाई साहब? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, अर्थात मादक पदार्थों से संबंधित 1985 का एक्ट है, जिसमें चरस, गांजा, अफीम, सुल्फा, इनके बारे में क्या सजाएं हैं, क्या नियम है, वो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। एक एक्ट होता है कॉपीराइट एंड मर्केंटाइल एक्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड मर्केंटाइल एक्ट, इस तरीके का एक्ट है, उसे पढ़ें आप। एक होता है इमोरल ट्रैफिक एक्ट, वैश्यावृत्ति वाले कानून। एक होता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, आप उसे भी पढ़ें, ये प्रैक्टिकल लॉ के सेक्शन है। एक होता है फूड एंड सेफ्टी एक्ट। फूड एंड सेफ्टी के क्या रूल्स हैं, वो आपको नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ये वकालत का क्षेत्र में आता है, फूड एंड सेफ्टी। इसके संबंध में भी एक एक्ट है, फसाई एक्ट है, फसाई एक्ट। एक वकील को उसका भी ज्ञान होना चाहिए। एक होता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसको भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन नार्कोटिक ड्रग्स के बहुत केस होते हैं। और एक एक्ट है जो भी बड़ा स्ट्रांग है, SC ST एक्ट, अर्थात एट्रोसिटी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, SC ST एक्ट भी बोलते हैं उसे, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी ब्रैकेट में SC ST एक्ट। तो ये 5-7 एक्ट भी आपको, अगर लॉ की प्रैक्टिस करनी है
भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ ये 5-7 एक्ट कम से कम, जिसके केसेज़ बहुत भरमार में मिलते हैं कोर्ट के अंदर, ये आपको याद होने चाहिए, करने चाहिए। मैं इन पे भी सीरीज़ बनाऊँगा, लेकिन अब मैंने जिसका वादा करा था, देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें ये देखने के लिए कि कौन-सा बेलेबल ऑफ़ेंस है, कौन-सा नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस है, क्या ऑफ़ेंस है। देखिए, मैंने कौन-सी किताब ले रखी है, मैं तो ये बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं किताब का एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर, मुझे किताब नहीं बिकवानी किसी की। किताब आप कोई सी लो, जिस भी राइटर की आपकी मर्ज़ी हो, जिस भी प्रकाशक की मर्ज़ी हो, मुझे कुछ नहीं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और जो पढ़ाता हूँ बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ। बेयर एक्ट्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि पूरा का पूरा मैन लॉ माइंड में हो। हाँ, हमें इतना याद है कि लॉ को हमें कैसे, लॉ कहाँ है, क्या है, ये तो हमें याद है कि कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार सेक्शंस दिमाग से उतर जाते हैं, क्योंकि नया लॉ बना है तो इसलिए वो। मैंने ये वादा किया था आपको कि मैं आपको ये बताऊँगा इसमें शेड्यूल क्या है, ज़रा-सा आपको शेड्यूल बताता हूँ सर। जैसे ये किताब है, मान लो सपोज़ करो ये किताब है। इसका किताब का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम इसको जैसे ही खोलेंगे और इसके 200-250 पन्ने पलटेंगे किताब के, ये नहीं कि 250 ही पलटे, 200 सवा 200 पे भी, क्योंकि किताब के शब्द पतले और मोटे होते हैं। या ये कहें कि जैसी किताब खत्म होगी, चलो ऐसे बताता हूँ, ऐसे आपकी समझ में आएगी। जैसी इस किताब का 531 सेक्शन, 531 सेक्शन खत्म होगा, उसके बाद आप इसे जैसे ही पलटेंगे 2 पन्नों के बाद, आपको द फर्स्ट शेड्यूल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, ऐसी एक ये दिखेगी। ये ऐसी चलती चली जाएगी, और ये कम से कम ऐसी दिखेगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई कैमरे लगे हुए नहीं है, ना मेरा कोई प्रॉपर ये स्कूल और चैनल है। मैं सिर्फ मोबाइल से आपके लिए ये वीडियो लाता हूँ, किसी सज्जन से, इन्हें अपडेट करा लेता हूँ और इन्हें भेज देता हूँ। ये देखिए, ये शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल की खासियत क्या है, इसका देखिए प्रत्येक सेक्शन देखना, मैं देख के बताऊंगा, इन सेक्शनों के बारे में बताऊंगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। इसको जैसे ही देखेंगे, इसके पन्ने पलटते चले जाएंगे, और ये बहुत सारे पन्ने आएंगे, कम से कम 50 पन्ने आएंगे इसके। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक तो जो अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, और वो किस सेक्शन में आ रहा है। दूसरा, उसके लिए सजा कितनी दी गई है, इसके थर्ड पैरे में सजा बताएगा ये। इसका ये जो फर्स्ट पैरा है, ये तो नंबर बता रहा है या सेक्शन बता रहा है। दूसरा, ऑफेंस का नाम बता रहा है, ऑफेंस का नाम बता रहा। तीसरा, ये पनिशमेंट बता रहा है। और इसका चौथा, पांचवा, छठा, ये जो पैरे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये भी बताता हूं। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, नॉन कॉग्निजेबल है तो नहीं करेगी। लेकिन यदि एक केस कॉग्निजेबल, एक एक सेक्शन किसी मुलजिम पे एक अपराध उसने कॉग्निजेबल किया और एक नॉन कॉग्निजेबल उसी क्रम में किया है, तब मुकदमा कॉग्निजेबल ट्रीट किया जाएगा और एफआईआर लिखी जाएगी। तो ये बताती है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कौन सा, फिर ये बताती है बेलेबल है ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा ये सेक्शन ये भी बताता है कि मुकदमा किस कोर्ट में चलेगा, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा या सत्र न्यायालय में चलेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा। तो ये लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। इसके अंदर आपको सेक्शंस का पता लगेगा, ऑफेंस का नाम पता लगेगा, पनिशमेंट का पता लगेगा, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है ये पता लगेगा, बेलेबल है नॉन बेलेबल है ये पता लगेगा, अपराध जमानते हैं नॉन जमानते हैं या गंभीर है, क्या गंभीरता उसकी, कितनी सजा है,
नहीं पता लगा और किस कोड में चलेगा। तो ये बातें पता लग जाए तो आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा यहाँ पर जैसी ये खत्म होगा, ये खत्म होंगे, इसके नीचे ही फर्स्ट शेड्यूल के नीचे एक सेकंड शेड्यूल दी है। जैसे ये खत्म होगी, ये चलेगी कम से कम आपकी, ये 50-60 पेज में चलती है। ये 60 पेज चलने के बाद में जब ये खत्म होती है जनाब आली, ये नीचे फिर एक बात बताती है कि क्या सजा होगी। एक सेकंड श्रेणी है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे भी आपको ये पता लग जाता है, जहां पर ये दिखावा नहीं होता कि बेलेबल बनेगा, नॉन बेलेबल बनेगा ऑफेंस, तो आप इससे भी दिमाग आइडिया लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्ट आएंगे जिसमें आपको ये नहीं पता लगेगा बेलेबल और नॉन बेलेबल, तो इसके अंदर ये लिखा कि कितनी सजा तक का केस बेलेबल और कितनी सजा का केस नॉन बेलेबल। ये जैसी खत्म होगी, इसके बाद ये सब इसमें बताया गया है। वारंट, वारंट का परफॉर्मा क्या होगा, बेल बॉन्ड का परफॉर्मा क्या होगा, सिक्योरिटी का परफॉर्मा क्या होगा, समन का परफॉर्मा क्या होगा। ये देखिए सारे परफॉर्मे इसके अंदर, सारे परफॉर्मे मैंने दिए, 7 परफॉर्मे के निशान, ये सारे परफॉर्मे इसके अंदर दिए। मैं इन परफॉर्मे को पकड़ लो, बेल का परफॉर्मा पकड़ लो, नहीं मिला। वैसे तो ये सब परफॉर्मे टाइप्ड ऑलरेडी करा के वहां कचहरी में मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो उसके लिए आप इसे हाथ से बना के भी काम कर सकते हो। तो जैसे ये किताब खत्म होगी 200 पेज के बाद में, उसके बाद ये शेड्यूल फर्स्ट चालू हो जाएगी। उसके बाद में नीचे से शेड्यूल शेड्यूल चालू हो जाएगी, जो ये बताएगी कि कौन सा अजब और एक्ट, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, उसकी सेक्शन से आपको नहीं लिखा हुआ कहीं पे बेलेबल और नॉन, तो उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कौन सा केस बेलेबल होगा, कौन सा नॉन। जहां के प्रोविजन नहीं दिया बेलेबल नॉन बेलेबल डिसाइड किया, तो यहाँ ये बता देगा। उसके बाद कौन कौन से परफॉर्म की जरूरत है, बेल बॉन्ड कौन सा होता है, सिक्योरिटी बॉन्ड कौन सा होता है, समन क्या होता है, नोटिस क्या होता है, वारंट क्या होता है, ये सारे के सारे परफॉर्म इसमें आप देख के पढ़ सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक से आपको कोर्ट के अंदर ले चलेंगे। अभी तक आप थाने के अंदर थे, नाउ वी विल एंटर, नाउ वी विल एंटर इन द कोर्ट। नमस्कार, कोर्ट में चलेंगे। अब हम तुम सब अब कोर्ट में ले जाया जाएगा।